नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत एक टॉपिक करारोपण के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले की क्लासों में हम लोगों ने करारोपण के ही अन्य सिद्धांतों या करों के बारे में अध्ययन किया। पिछली वीडियो में हम लोग प्रगतिशील, प्रतिगामी, आनुपातिक एवं अधोगामी करों के बारे में अध्ययन किया था। उसके पिछले वीडियो में हम लोग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर के बारे में विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वह वीडियो अवश्य देखें। अब आज के सिद्धांत में करारोपण के नियम के बारे में पढ़ेंगे। यह क्लास मुख्य रूप से बीए सेकेंड ईयर या फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के साथ साथ एमए के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और जानते हैं करारोपण के नियम के बारे में। करारोपण राजकीय आय की प्राप्ति का सबसे प्रमुख साधन माना जाता है। करारोपण का प्रयोग सरकार आय प्राप्त करने के साथ साथ असमानता में कमी लाने, क्रय शक्ति को प्रभावित करने तथा आर्थिक क्रियाओं को नियमित करने के लिए करती है। किस किस के लिए करारोपण का प्रयोग सरकार करती है? असमानता में कमी लाने के उद्देश्य से, क्रय शक्ति को प्रभावित करने तथा आर्थिक क्रियाओं को नियमित करने के उद्देश्य से करती है। करारोपण को मुख्य रूप से जनता पर बोझ माना जाता है। करारोपण में जनता को अपनी आय का त्याग करना पड़ता है, इसलिए कुछ सिद्धांतों की आवश्यकता है जिसमें क्या किया जाए, न्यूनतम त्याग पर अधिकतम आय की प्राप्ति की जा सके। किसी देश की आर्थिक नीति बहुत अधिक सीमा तक कर ढांचे पर निर्भर करती है। किस देश की आर्थिक नीति कैसी है, इसका आकलन उस देश के कर ढांचे से किया जा सकता है। श्रीमती उर्सुला हिक्स कहती हैं करारोपण के बारे में कि रोम साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण उसकी कर अशोध क्षमता थी। मतलब रोमन साम्राज्य के पतन का जो प्रमुख कारण उर्सुला हिक्स मानती हैं, वह मानती हैं कि उसकी जो कर व्यवस्था वह व्यवस्थित नहीं थी। कहीं कर ज़्यादा लिया जा रहा था, कहीं कम लिया जा रहा था, कोई निश्चित तरीके से कर नहीं लिया जा रहा था और कोई नियम कायदे कानून नहीं थे। इसलिए रोमन साम्राज्य का पतन हुआ। अन्यायपूर्ण तथा अकुशल करों ने फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया। और उर्सुला हिक्स का मानना है कि अन्यायपूर्ण कर तथा अकुशल करों ने फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया। और करारोपण के संबंध में प्रोफेसर कोलबर्ट का क्या कहना है? उन्होंने बताया है, बतख को इस प्रकार से नोचो कि जितना संभव हो वह कम से कम चिल्लाए। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कर इतना लगाया जाए कि लोगों पर उसका बोझ कम से कम पड़े और सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व अधिक से अधिक हो। यह बात किसने कही है? यह बात प्रोफेसर कोलबर्ट ने कही थी कि बतख को इस प्रकार से नोचो कि जितना संभव हो वह कम से कम चिल्लाए। करारोपण के सिद्धांत के बारे में एडम स्मिथ का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है और एडम स्मिथ ने करारोपण के सिद्धांत के कितने 4 नियम दिए। कौन कौन से 4 नियम हैं एडम स्मिथ के? पहला नियम है समता का नियम, कैनन ऑफ इक्वलिटी। यह नियम या समता का नियम इस बात की व्याख्या करता है कि करारोपण न्यायपूर्ण होना चाहिए और यह तभी हो जब कर से होने वाले त्याग समान हो। एडम स्मिथ के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रजा को सरकार के पालन पोषण के लिए जहाँ तक संभव हो अपना अंशदान अपनी योग्यताओं के अनुपात में देना चाहिए। एडम स्मिथ आनुपातिक तथा प्रगतिशील कर में किसके समर्थक थे, यह स्पष्ट नहीं किया जा सका। कुछ अर्थशास्त्री एडम स्मिथ को आनुपातिक कर का समर्थक मानते हैं तथा कुछ अर्थशास्त्री एडम स्मिथ को प्रगतिशील कर का समर्थक मानते हैं। अगला एडम स्मिथ का जो सिद्धांत या नियम है, निश्चितता का नियम, कैनन ऑफ सर्टेनिटी। इसमें इन्होंने क्या बताया
कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली कर की राशि निश्चित होनी चाहिए, मनमानी नहीं होनी चाहिए। केवल कर की मात्रा ही नहीं बल्कि कर देने का ढंग तथा कर की देय राशि स्पष्ट होनी चाहिए। साथ ही साथ करदाता तथा अन्य व्यक्तियों को यह पूर्णतया ज्ञात होना चाहिए कि वह कितना कर दे रहा है, जिससे निश्चित हो और वह भविष्य में कर के लिए राशि बचा सके और अपने खर्चों को उसी हिसाब से सीमित या बढ़ाए। अगर निश्चित रहेगा कि उसको भविष्य में इतना कर देना है तो वह उसी हिसाब से अपने खर्चों को सीमित करेगा या बढ़ाएगा। तो निश्चितता का नियम करारोपण के संबंध में किसका है? एडम स्मिथ द्वारा दिया गया है। अगला एडम स्मिथ का जो नियम है सुविधा का नियम, कैनन ऑफ कन्वर्जेंस। प्रत्येक कर ऐसे समय पर तथा इस ढंग से वसूल होना चाहिए जो करदाता के लिए सुविधाजनक हो। कर सबके लिए बोझ होता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, पर यदि कर की वसूली करदाता की सुविधा अनुसार की जाए तो उसका बोझ कुछ हल्का हो जाएगा और वह कर के वंचन का कम प्रयास करेगा। मतलब जब सुविधानुसार ढंग से लोगों से कर लिया जाएगा तो व्यक्ति के जो कर का बोझ होता है वह हल्का हो जाएगा और वह कर के वंचन का प्रभाव या प्रयास कम करेगा। इसके लिए एडम स्मिथ ने बताया कि किसान से कर उस समय लिया जाना चाहिए जब उसकी फसल तैयार हो, तो इससे क्या होगा, वह उसके लिए सुविधाजनक होगा। अगला जो कर है एडम स्मिथ का चौथे नंबर का नियम, कैनन ऑफ इकोनॉमी, मितव्ययिता का नियम। करारोपण करते समय सरकार को वसूली के व्यय को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यह बोझ भी तो जनता के ही ऊपर पड़ता है। वसूली के बोझ में कम से कम खर्चा करना चाहिए, क्योंकि यह बोझ भी जनता के ऊपर पड़ता है। एडम स्मिथ के अनुसार कर इस प्रकार से लगाना चाहिए कि जो लोग कर देते हैं उन्हें कर के अतिरिक्त और कुछ भी सरकार से ना देना पड़े, सरकार को ना देना पड़े, या कह सकते हैं कुल कर माइनस वसूली व्यय का अंतर ही न्यूनतम हो, तो उससे क्या कहेंगे, मितव्ययिता का नियम। जब कुल कर माइनस वसूली व्यय का अंतर न्यूनतम हो तो ऐसे कर को मितव्ययिता का नियम कहेंगे। तो इस प्रकार से एडम स्मिथ ने करारोपण के 4 सिद्धांत दिए। कौन कौन से 4 सिद्धांत हैं? समता का नियम, निश्चितता का नियम, सुविधा का नियम और मितव्ययिता का नियम। समता का नियम, सुविधा का नियम, निश्चितता का नियम और मितव्ययिता का नियम एडम स्मिथ द्वारा दिया गया। अगला वेस्टबिल द्वारा दिए गए करारोपण के सिद्धांत में उत्पादकता का सिद्धांत है, कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। उत्पादकता सिद्धांत से आशय यह है कि राज्य को कर से निरंतर बहुत अधिक मात्रा में आय प्राप्त हो। कर की उत्पादकता के 2 रूप हैं, निवल उत्पादकता के रूप में लिया गया कर और आय की प्रति इकाई के रूप में लिया गया कर। कर की उत्पादकता उस समय अधिक कही जाएगी जबकि कर के रूप में प्राप्त आय तथा कर को प्राप्त करने की लागत का अंतर क्या हो, अधिकतम हो। उत्पादकता का नियम किसने दिया? वेस्टबिल ने दिया था। लोच का सिद्धांत, कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। इसमें लोच से अभिप्राय यह है कि करारोपण की प्रणाली ऐसी हो जिससे आवश्यकता पड़ने पर बिना किसी प्रकार के असंतुलन या व्यवधान पैदा हुए सरकार अपनी आय में वृद्धि या कमी ला सके। इस प्रणाली में लोच का गुण होना चाहिए, क्योंकि राज्य के बढ़ते हुए कार्यों के कारण आय में वृद्धि होने की संभावना आवश्यक होती है। लोचदार जो कर होता है उसमें आय में वृद्धि तथा कमी दोनों की संभावनाएं होती हैं। तो इस प्रकार से वेस्टबिल ने उत्पादकता का सिद्धांत और लोच का सिद्धांत दिया। अगला जो कर का नियम है वह उर्सुला हिक्स द्वारा दिए गए करारोपण के सिद्धांत से संबंधित है। उर्सुला हिक्स ने करारोपण के 3 सिद्धांत दिए। पहला सिद्धांत में इन्होंने बताया करारोपण का प्रमुख उद्देश्य लोक सेवाओं के लिए आय एकत्रित करना होना चाहिए। दूसरा करारोपण का नियम जो है, करारोपण लोगों की कर देय क्षमता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, जिसका अनुमान उसकी
अपनी आय तथा संपत्ति के आधार पर किया जाना चाहिए। और तीसरा, उर्सुला हिक्स का जो करारोपण नियम है उसमें इन्होंने बताया, कर लगाते समय विभिन्न नागरिकों या वर्गों के बीच किसी भी प्रकार की भेदभाव की नीति नहीं अपनानी चाहिए, सबसे एक प्रकार से कर लिया जाना चाहिए। अन्य सिद्धांतों के अंतर्गत करारोपण के सिद्धांतों में विविधता का सिद्धांत है। विविधता के सिद्धांत के अंतर्गत प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों का मानना था कि भूमि से केवल अतिरेक की प्राप्ति होती है, इसलिए भूमि से ही कर लेना चाहिए, अन्य किसी साधन से कर नहीं लेना चाहिए। लेकिन प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों की यह धारणा गलत मानी जाती है और करारोपण के नियम में माना जाता है कि कर में विविधता का गुण होना आवश्यक है, जिससे अधिक से अधिक व्यक्तियों से कर प्राप्त किया जा सके, जिससे क्या हो, सरकार के राजस्व में वृद्धि हो और सरकार उस राजस्व को समाज में कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च कर सके। तो एडम स्मिथ या अन्य जो प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों का मानना था कि करारोपण की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ भूमि पर ही लागू होनी चाहिए। अगला जो करारोपण के अन्य नियम का सिद्धांत है वह है पर्याप्तता का नियम। पर्याप्तता के नियम में क्या बताया गया? प्रोफेसर सिराज ने बताया कि एक उत्तम कर प्रणाली में पर्याप्तता के गुण का होना आवश्यक है। इसका आशय यह है कि सार्वजनिक व्ययों को पूरा करने की दृष्टि से सार्वजनिक आय पर्याप्त होनी चाहिए। पर्याप्तता एक अस्पष्ट धारणा है क्योंकि सार्वजनिक व्यय की आवश्यकता का अनुमान लगाना कठिन है। यह निरंतर क्या होती है, बदलती रहती है। सार्वजनिक व्यय की आवश्यकताएं जो हैं निरंतर बदलती रहती हैं, इसलिए इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो पर्याप्तता के सिद्धांत में मुख्य रूप से फिंडले सिराज ने अपना योगदान दिया। अगला जो सिद्धांत है वह है तरलता का नियम या तरलता का सिद्धांत। इसमें क्या बताया गया? सरलता के सिद्धांत में क्या बताया गया? सरलता के सिद्धांत में बताया गया कि कर प्रणाली जो है अत्यंत सरल होनी चाहिए। सरलता के गुण का होना अनेक दृष्टियों से आवश्यक है, जिसमें बताया गया कि करदाता कर संबंधी गणना को आसानी से कर सकेगा सरलता के सिद्धांत में, जिससे क्या होगा, सरकार में विश्वास बढ़ता जाएगा और बजट बनाने की सुविधा होती जाएगी। सरल कर प्रणाली की स्थिति में सरकारी कर्मचारी उसे अनावश्यक रूप से तंग नहीं करेंगे तथा इसके अलावा कह सकते हैं कि कर संबंधी ढांचे को अधिकाधिक सरल बना देने से साधनों के बंटवारे पर प्रकाशन का व्यय कम हो जाता है। और अंत में सरलता के नियम में बताया गया कि सरल कर प्रणाली की स्थिति में करदाता को विशेषज्ञों से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं होगी। और एकरूपता के नियम में क्या बताया गया? करारोपण के एकरूपता के नियम में बताया गया कि एक अच्छी कर प्रणाली के लिए आवश्यक है कि एकरूपता या सामान्यता के सिद्धांत पर कर लगाना चाहिए। एकरूपता का मतलब यह है कि सभी करों के लगाने के विधि समान हो और किसी सामान्य उद्देश्य से कर की दरों का निर्धारण किया जाना चाहिए। प्रगतिशीलता का सिद्धांत, इसमें बताया गया कि एक सुदृढ़ कर प्रणाली में प्रगतिशीलता के आधार पर आधारित कर होना चाहिए। आधुनिक अर्थशास्त्री इस संबंध में एकमत हैं और सभी इसे करारोपण के महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस सिद्धांत में हम लोगों ने करारोपण से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों, जैसे एडम स्मिथ द्वारा कौन कौन से सिद्धांत दिए गए, एडम स्मिथ द्वारा दिए गए सिद्धांतों में समता का सिद्धांत या नियम, निश्चितता का नियम, सुविधा का नियम या मितव्ययिता का नियम, इसके अलावा वेस्टबिल द्वारा दिए गए सिद्धांतों में उत्पादकता का सिद्धांत या लोच का सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया। इसके बारे में अध्ययन करने के साथ साथ उर्सुला हिक्स द्वारा दिए गए करारोपण के 3 सिद्धांत, करारोपण का लोक सेवाओं के लिए आय एकत्रित करने जैसे सिद्धांत या करारोपण की कर देय क्षमता को ध्यान में रखकर लगाया गया करारोपण, और कर लगाते समय
विभिन्न नागरिकों या वर्गों के बीच किसी भी प्रकार के भेदभाव की नीति का नहीं अपनाया जाना जैसे सिद्धांतों का अध्ययन किया। तो अब अगले क्लास में हम लोग एक अच्छी कर प्रणाली के गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या है एक अच्छी कर प्रणाली के गुण, कैसे होने चाहिए अच्छी कर प्रणाली जिससे लोगों पर कम से कम कर का बोझ पड़े और सरकार को उस कर से अधिक राजस्व की प्राप्ति हो।